वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन बेस्ट मिड कैप फंड्स। तो म्यूचुअल फंड की जो मिड कैप कैटेगरी के फंड हैं उसमें बहुत सारे निवेशक पैसा लगा चुके हैं और बहुत सारे निवेशक पैसा लगाना चाहते हैं। इसके पहले भी हमने मिड कैप फंड के ऊपर कई सारे वीडियो पब्लिश किए हुए हैं और अभी समय के साथ क्योंकि जो बाजार का माहौल और परफॉर्मेंस अलग अलग फंड हाउस की और फंड्स की बदलती रहती है, तो उसको अपडेट करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। खास तौर से अभी तक की जो उसमें अपडेट हुई है वो इस वीडियो में शामिल करके 2017, 18, 19, 20, 21 के बेहतरीन फंड की जानकारी और क्या उसके प्रोस कॉन्स हैं, कहाँ आपको निवेश मिड कैप में करना चाहिए या कहीं और करना चाहिए, किस तरह से, वो सब जानकारी के साथ में ये वीडियो कंपाइल करके पब्लिश किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from consult source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो सेबी का जो एक 2017 6 अक्टूबर 2017 को कैटेगराइजेशन का एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें सारे फंड जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया और वो 5 कैटेगरी थी: इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम, हाइब्रिड स्कीम, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम और अदर स्कीम। इक्विटी स्कीम के अंदर 10 स्कीम होती थी उस सर्कुलर के हिसाब से। उसके बाद में एक्चुअली जो था ये मल्टी कैप फंड को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ और मल्टी कैप फंड के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 6 नवंबर को 2020 11 सितंबर 2020 को 2 सर्कुलर जारी हुए, जिसके हिसाब से एक तो ये था कि पहले सर्कुलर में ये था कि मल्टी कैप फंड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए कि वो कहीं भी अनाप शनाप रेशियो में अलग अलग लार्ज कैप मिड कैप में निवेश नहीं कर सकते और उनको कुछ समय दिया गया था जिसके अंदर उनको अपना हुआ ये था कि मल्टी कैप फंड, क्या आप पैसा लगा रहे हैं मल्टी कैप फंड में और आपका पूरा का पूरा पैसा वो जो लार्ज कैप फंड में फंड मैनेजर लगा देता है। तो जो बेसिकली मल्टी कैप, अब आपको फायदा होगा कम या ज्यादा इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपको मल्टी कैप में पैसा लगाया, अगर आपको लार्ज कैप में ही लगाना तो आप लार्ज कैप फंड सेलेक्ट करके उसी को मॉनिटर करेंगे, वो इसी तरह उसका बेंचमार्क होगा। अब पैसा मल्टी कैप में लगाया, बेंचमार्क मल्टी कैप का है लेकिन आपका निवेश जा रहा है लार्ज कैप में, क्योंकि वो तो ये जो है म्यूचुअल फंड के जो कायदे कानून हैं उसके हिसाब से सूट नहीं करता था। सेबी ने इसीलिए ये सर्कुलर जारी करके बता दिया कि अब मल्टी कैप फंड अगर आप चाहते हैं तो उसमें आपको लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25%, स्मॉल कैप में 25% तक लगा सकते हैं और बाकी का 25% आप कहीं भी किसी भी में लगा सकते हैं। तो वो अभी डेफिनेशंस आएंगी, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने फंड हाउस ने जो हल्ला मचाया था, उनको ये सुविधा, एक नया कैटेगरी लॉन्च हुआ जिसको नाम फ्लेक्सी कैप था और फ्लेक्सी कैप में फिर मल्टी कैप फंड को फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट करने की सुविधा भी दी गई। तो उस तरह से अभी जो है 11 फंड कैटेगरी मतलब इक्विटी के अंदर जो है हो गई, जो आपको ये देखने को मिलती है यहाँ पे। तो आगे इन 11 कैटेगरी के बारे में यहाँ डिटेल जानकारी थी, किस कैटेगरी के अंदर क्या होना है। तो जब भी मल्टी कैप में 75% टोटल एसेट जो है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड में लगने जरूरी है और 25% मिनिमम लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में होना चाहिए, वो ऐसा नहीं है। और इसके अलावा जो फ्लेक्सी कैप में क्या है कि 65% ही होना है, यहाँ 75% है, ये देखिए डिफरेंस हो गया उसमें। और वहाँ पे जो इंडिविजुअल कैप, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो गया कि मल्टी कैप में अभी फंड मैनेजर के ऊपर ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, वेरेज फ्लेक्सी कैप में बहुत सारी फ्रीडम उसको दे दिया गया फंड मैनेजर को। अभी मिड कैप क्यों, अब यहाँ पे हम जो डाटा है ये अम्फी से लिया हुआ डाटा, मंथली रिपोर्ट जुलाई महीने की, उस जुलाई 2022 की रिपोर्ट में कहा जो है उसमें एक जो इक्विटी की जो 11 कैटेगरी है उनमें कितने फोलियो हैं, कितनी स्कीम हैं अलग अलग फंड हाउस की, जो 43 फंड हाउस हैं उनकी टोटल मिला के 365 स्कीम है। फोलियो एक, ये देख सकते हैं हम 1,21,00,000 और फंड मोबिलाइज जो है ये जुलाई महीने के हैं 3,473 करोड़, रिडम्पशन 2,092 करोड़ और 1,381 करोड़ जो है नेट इनफ्लो हुआ। नेट AUM जो है वो करीब 2,31,000 करोड़ रहा
और एवरेज AUM 2,20,000 करोड़ रहा। ये जानकारी है। अब विद इन दिस कैटेगरी अगर आप देखते हैं कि मिड कैप कहाँ इसमें स्टैंड करती है, मिड कैप में 92 लाख फोलियो है और मोबिलाइज हुआ उसमें मिड कैप में आपका मिड कैप में मोबिलाइज हुआ 2,599 करोड़ और 1,354 करोड़ बाहर गया, नेट 1,244 करोड़ और 1,68,000 करोड़ जो है इसमें आपका AUM नेट है एज ऑन 31 जुलाई और एवरेज जो है 1,60,000 करोड़ है। तो 2,31,000 में से 1,60,000 इसमें है। इससे ज़्यादा वाले कौन है? ज़्यादा वाले आप जाएंगे तो लार्ज कैप में 2,31,000 करोड़ है और बाकी कोई नहीं है। तो लार्ज कैप का मार्केटिंग उस तरह से होता है कि उसको बहुत लोग सेफ समझ के मार्केटिंग करते हैं। रिटर्न के मामले में मिड कैप फंड से लार्ज कैप फंड जो है लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न ऐसा देखा गया कि नहीं कमा पाते। तो मिड कैप के लिए निवेशकों के लिए जानकारी कामयाबी जरूरत के मुताबिक से काम आएगी। ये है फंड हाउस 43 जो जुलाई महीने में जो भी कुछ हुआ। अभी यस म्यूचुअल फंड था, वो व्हाइट ओक ने उसको टेक ओवर कर लिया। सबसे छोटा है, 12,000 करोड़ इनका AUM है और बाकी जो भी है छोटे हैं। श्रीराम 20,000 करोड़ है। बड़े में जो है SBI म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा है और उस आपको फंड हाउस देखना है, परफॉर्मेंस किस तरह के फंड मैनेजर है, कितना आपका कॉर्प साइज है, आपका AUM उस पर्टिकुलर मिड कैप के, तब उसके बाद आपको डिसीजन करना है किस मिड कैप फंड में आपको निवेश करना है। तो एक रिस्कोमीटर का कॉन्सेप्ट था, अभी पहले से चला आ रहा है, लेकिन ये एक नया कैटेगरी इसमें ऐड किया गया था, वेरी हाई रिस्क। ये 1 जनवरी तक 2021 से उसमें आ गया और उसके बारे में बाकी गाइडलाइंस हैं, उतना उनको डिटेल में जाने की कोई जरूरत है नहीं। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी करके एक्चुअली क्या है कि इन जो भी आम निवेशक देखता है वेरी हाई रिस्क कैटेगरी है मिड कैप फंड में, तो इसको करके जो है वो निवेश करने से घबराता है। तो जबकि वेरी हाई रिस्क कैटेगरी सभी इक्विटी में वेरी हाई रिस्क कैटेगरी है, स्मॉल कैप में और भी परसेप्शन के हिसाब से ज़्यादा होता है, मिड कैप में उससे थोड़ा कम है, लार्ज कैप में रिलेटिवली और कम है क्योंकि उनके भाव ज़्यादा घटते बढ़ते नहीं हैं। तो जो अभी टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे हमने 6 फंड की लिस्ट तैयार की। उनमें कौन से फंड हैं जिनको क्रिसिल की रेटिंग 5 स्टार या 4 स्टार मिली है। ये फंड है PGIM इंडिया मिड कैप, क्वांट मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बड़ौदा BNP परिवार मिड कैप, कोटक इमर्जिंग और SBI मिड कैप। ये इनमें से कुछ फंड आप देखेंगे कि 5 साल इनके अभी 10 साल का टेन्योर हुआ नहीं है। SIP रिटर्न भी यहाँ पे दिए हुए हैं। बेंचमार्क से सभी के रिटर्न जो है ज़्यादा है, 26% बेंचमार्क रिटर्न है, 13% है यहाँ पे 5 साल में। तो ये SBI मैग्नम का भी 14 है, ये कम है, फिर भी क्रिसिल रेटिंग में उसको 4 है, इसलिए यहाँ पे आया। तो वो जो इसको सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये रिटर्न नहीं है, क्रिसिल रेटिंग यहाँ पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। रिटर्न के लिए अगली स्लाइड में और जानकारी मिलेगा। और 5 साल में आपने अगर 10,000 SIP किया है तो आपको इस तरह के रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे इन 5-6 फंडों के मिड कैप फंडों में। तो दूसरे जो मिड कैप फंड है यहाँ पे रिटर्न के बेसिस पे 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के रिटर्न उनके दिखाए गए हैं उसके हिसाब से। और रेटिंग के मामले में ये 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार और मिराई जो है वो उसका अनरेटेड है। सबसे कम AUM टॉरस 73 करोड़, सबसे ज़्यादा AUM 32,000 करोड़ HDFC मिड कैप। और 2 इयर्स में हाईएस्ट जो आपको है रिटर्न वो है मिराई 39। और इसी तरह से 3 इयर्स में, लेकिन वहाँ पे स्टार रेटिंग में जो है ये नहीं है। दूसरा, अगर एनुअल परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको कोई भी एक फंड हर समय अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता और साल दर साल परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आता रहता है।
तो आपको रिव्यू करने की जरूरत होती है। अब बहुत ज़्यादा रिव्यू नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिव्यू करने जैसे ही आप करेंगे तो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का फायदा है वो फायदा आपके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप स्विच करेंगे तो पहले वाले फंड से आपका कैपिटल गेन्स होगा, और कैपिटल गेन्स पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और वो जो है आपका टोटल जो इन्वेस्टेबल अमाउंट है वो उतना घट जाएगा। यहाँ पे हमने मार्किंग किया है कि जो 2021 में जिन फंडों के 40% से ज़्यादा रिटर्न रहे उनको रेड से दिखाया, और उसके बाद 2020 में उनमें से कुछ फंड हैं और बहुत ही कम 40% ज़्यादा इनको रिटर्न जिन्होंने दिया है, उसके बीच 18, 19, 20 में कोई भी फंड ऐसा नहीं है। 17 में दूसरे फंड हैं, और ऐसा है कि जो 17 में है वो 21 में भी हो, ऐसा नहीं है। 17 में जिनके हैं 40% से ज़्यादा रिटर्न, वो उनमें बहुत सारे हैं जो 21 में वो नहीं है, और 21 में दूसरे ऐसे फंड हैं जिन्होंने 17 में नहीं दिया लेकिन 21 में दिया। तो इस तरह से जो परफॉर्मेंस जो है चेंज होती रहती है, लेकिन आपको कितना दिन में करना है, 2-3 साल तक आपको वेट करना चाहिए। किसी परफॉर्मेंस फंड की परफॉर्मेंस जो है खराब हो गई, और या थोड़ी रिलेटिवली आपको देखना रहता है कि टॉप क्वार्टाइल में रहे आपका फंड, तो टॉप क्वार्टाइल में हमेशा नहीं रह सकता है। सेकेंड क्वार्टाइल में भी रहे तभी भी आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है। जब बॉटम क्वार्टाइल में 2-3 क्वार्टर रहे तब आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत होती है। 14 में देखिए तो 14 में करीब करीब सभी का रिटर्न 40% से ज़्यादा था। एक आध कोई था जो नहीं था, लेकिन वो अभी सबसे ज़्यादा में है। तो इस तरह की है ये समय के साथ जो है मैनेजमेंट चेंज होता है, उनकी मैनेजमेंट की इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज होती है, और जो प्रोसेस है रिसर्च की उसमें और जो उनके पास पैसा आ रहा है कितना आ रहा है, उन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो बड़ा डायनेमिक रहता है, कोई स्टैटिक नहीं रहता कि आपको अभी 5 मिनट का फंड बता दिए और वो हमेशा के लिए कुछ होता नहीं है। जरूरी है कि आप जो है बीच बीच में एडवाइस लेते रहें और अपना जो है निवेश स्विच करते रहें। दूसरी बात यहाँ पे हम जो शेयर करना चाह रहे हैं वो ये है कि आप मिड कैप में क्यों करना चाहिए आपको निवेश, और दूसरे कैटेगरी में क्यों निवेश नहीं करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ कंपैरिजन दिया हुआ है। टॉप 5 मल्टी कैप फंड, उनका रेटिंग दिया है, उनका AUM दिया हुआ है, और उनके रिटर्न दिए हुए 10 साल में आप देख रहे हैं 20 से 21% एक का है, बाकी किसी का नहीं है। लार्ज कैप कैटेगरी में देखिएगा 17, 15, 4 स्टार 5 स्टार है, 15% रिटर्न है। मिड कैप कैटेगरी में देखिए 20% से ज़्यादा वाले 4 हैं, ये भी 20% के करीब करीब है। 5 फंड आपको ऐसे मिल गए जिनके 10 साल में 20% के करीब रिटर्न है। और अगर आप स्मॉल कैप में जाते हैं जहाँ पे आपको बोला जाता है कि रिटर्न या वेरी हाई रिस्क है, तो वहाँ पे 20% से भी ज़्यादा वाले 25, 24%, 21%, 20%, 20%, तो इस तरह के फंड मिलते हैं। और जो फ्लेक्सी कैप जो नया कैटेगरी आया है जिसमें पुराने मल्टी कैप को कुछ फंड हाउस ने कन्वर्ट किया, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी AUM देखिए 36,000 करोड़, 29,000 करोड़, तो हमने इसलिए इंक्लूड किया कि क्या फ्लेक्सी कैप को क्यों छोड़ दें। फ्लेक्सी कैप में भी आपके पास ऑप्शन है, मगर वहाँ पर रिटर्न जो है आपके काफ़ी कम है। तो इस तरीके से मिड कैप में आप निवेश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, रिस्क जरूर है मगर बहुत ज़्यादा रिस्क मतलब वॉलेटिलिटी है। म्यूचुअल फंड का जो अभी स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है उसमें अगर आप, पहली बात तो यह है कि अब 5 साल तक अगर आपको पैसा लगाना है तभी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिए, 5 साल से कम है तो डालने की जरूरत नहीं है। और 5 साल के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा जो है घटेगा नहीं और डूबेगा नहीं। ये जो हमारे यहाँ कानून है और जो व्यवस्था है, सेबी है और दूसरा सब है, उसको लेके निश्चिंत रहिए। जो रिस्क है वॉलेटिलिटी। आपको जैसे मान लिया आज लगाया, कल मार्केट डाउन हो गया तो आपका पैसा घट जाएगा, लेकिन अगर आपने 5 साल के लिए लगाया तो आपको 5 दिन बाद उसको देखने की जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद के लिए लगाया तो आप महीने 2 महीने तो 3-3 महीने 6-6 महीने के बाद उसको देखिए, तो फिर आपको उतना बेचैनी नहीं होगा। घट गया तो घट गया और बाद में फिर बढ़ जाता है। तो ये जानकारी है। उम्मीद है कि ये यदि आप निवेश करना चाह रहे हैं मिड कैप फंड में तो आपको काम में आएगी, और आप जो है पूरी जानकारी के साथ पहले आप सेलेक्ट कीजिए
किस फंड हाउस में निवेश करना है, 43 है, 43 में से आपको 1 चुनना है या 2 चुनना है, 3 चुनना है, 4 चुनना है। उसके बाद इक्विटी में निवेश करना है या डेट में करना है। अगर आपको इक्विटी में करना है तो ये वीडियो आपके काम में है। डेट में है तो उसके लिए दूसरा कुछ आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा जानकारी के लिए। और अगर इक्विटी में करना है तो 11 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में करना है, मिड कैप में अगर करना है तो ये वीडियो आपके काम में आएगा। दूसरी कैटेगरी में करना है नहीं करना है तो वो आपका अपना डिसीजन है। और इस मामले में आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप ये ईमेल यूज कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मैसेज दे सकते हैं। जो भी जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी आपको बराबर दिया जाएगा। यदि वीडियो में दिया हुआ जानकारी आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप वीडियो को यूट्यूब में लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।